अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। करप्शन के मुकदमात भुगतने के साथ साथ अब नवाज शरीफ और इनके साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को गद्दारी के इल्जाम पर मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। नवाज शरीफ अंग्रेजी रोजनामा डॉन में 12 मई को शाया होने वाले अपने एक इंटरव्यू की वजह से मुकदमे का सामना कर रहे हैं और इसी मुकदमे की समाअत के लिए वो कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। डॉन में शाया होने वाले इंटरव्यू के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा था कि अस्करी तंजीमें फाल हैं, उन्हें गैर रियासती अनासिर कहा जाता है। क्या हम उन्हें इजाजत दे सकते हैं कि वो सरहद पार जाकर मुंबई में 150 लोगों को कुछ दहशतगर्द जो हैं वो कत्ल कर दें? दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में मुतहरिक हैं, आप उन्हें गैर रियासती अनासिर कह सकते हैं। मुल्क में 2 या 3 मुतवाज़ी हुकूमतें हों तो आप वो मुल्क नहीं चला सकते। इसके लिए सिर्फ एक आईनी हुकूमत का होना ही ज़रूरी है। नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों के रावलपिंडी की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत में चलने वाले मुकदमे के हवाले से कहा कि इस मुकदमे की कार्रवाई अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी। हमारी अदालतों में मुंबई हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल अब तक क्यों मुकम्मल ना हुआ। लेकिन नाजरीन, गद्दारी की तोहमत लगाने की ना तो रीत पुरानी है और ना ही वो किरदार बदले हैं जो अरसे दराज से गद्दारी के इल्जामात लगाते रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसे अफराद हैं जिन पर गद्दारी के मुकदमात कायम हुए। फैज़ अहमद फैज़ पर 1951 में गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश में हिस्सा लिया है और उन पर कायम होने वाला मुकदमा रावलपिंडी साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ और वो इस इल्ज़ाम की वजह से 4 साल जेल में रहे। अब्दुल वली खान पर 1975 में मुकदमा कायम हुआ। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने आज़ाद पख्तूनिस्तान के लिए साजिश की है, लेकिन बाद में ज़िया-उल हक ने यह मुकदमा ख़त्म कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूदा पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिया लोधी पर 1992 में गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बतौर एडिटर दी न्यूज़ एक नज़म छापी जिसमें उस वक़्त के वज़ीर आज़म पर तनकीद की गई थी, लेकिन इस केस की समाअत शुरू होने से 3 दिन पहले हुकूमत ने यह केस वापस ले लिया। जुवैद हाशमी पर 2003 में और परवेज़ मुशर्रफ पर 2014 में गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ। जुवैद हाशमी ने इस मुकदमे की वजह से एक लंबा अरसा जेल में गुजारा, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं और आजकल एक इंटरव्यू की बुनियाद पर नवाज शरीफ पर भी लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है। इस केस की वजह से कल पाकिस्तान के 2 साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होना पड़ा। नवाज शरीफ ने मई 2018 को कहा कि अगर मेरी ये बात नागवार गुजरती है और अगर मैं गद्दार हूँ और मुल्क दुश्मन हूँ तो आओ और एक कौमी कमीशन बनाओ और फिर इसका हिसाब किताब हो जाए। पाकिस्तान में गद्दारी का सिलसिला कहीं रुक क्यों नहीं रहा और हर हुकूमत के साथ गद्दारी की एक नई तारीफ सामने क्यों आ जाती है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा फारूक हैदर साहब, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर। इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, तज्ज़ियाकार हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुर्तज़ा सिलंगी साहब, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, आप सभी इनको जानते हैं। मगर सबसे पहले वजीर आज़म साहब आपसे शुरू करते हैं। आज आपकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, माजी में तो बड़ी तल्ख़ कलामी हुई, आपने तो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो कैसी गई ये मुलाकात और क्या क्या बात हुई आपकी इस मुलाकात में? शुक्रिया जी आपका। बात यह है कि सियासी जमातें अपनी जगह पर हैं और बैसित वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मेरी अपनी एक ज़िम्मेदारी है जिसके हवाले से मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात की। हम कश्मीरी के लिए पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म को काबिल एहतराम है और मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी वज़ीर आज़म के बारे में कोई गुफ्तगू न की जाए। मुझे याद है कि ये जब यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने तो हमारी जो पार्टी के साबिक़ सरबराह थे और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदात तरीक़ साहब, तो ये करारदाद लाना चाहते थे उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर हमारी असम्बली में। तो मैंने उठकर मुखालफत की। मैंने कहा जी पाकिस्तान के लोगों का काम है जिसने उनको बना दिया, हमारा कोई काम नहीं है, लिहाजा मैं इसके हिमायत नहीं कर सकता और मैं इसको मैंने कहा वापस लें। तो मेरे शोर करने पर, दबाव पर वो जो है वो करारदाद वापस ले ली गई। तो हमारे लिए पाकिस्तान का जो भी कोई वज़ीर आज़म मैंने काबिल एहतराम है, इसलिए कि 70 साल से 71 साल से पाकिस्तान की पूरी कौम कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़ी है। तो ये मुनासिब नहीं है कि किसी वज़ीर आज़म के बारे में बात किया। सियासतदानों के बारे में होती रहती है बात, मैं कब कहता हूँ कि मैं अपनी बात से कोई इनकार करता हूँ, लेकिन यह है कि जब कोई वज़ीर आज़म बन जाए तो वो काबिल एहतराम है। इसी हवाले से मेरी आज उनसे बात हुई थी। कुछ इश्यूज़ थे हमारे आज़ाद कश्मीर के, वो नीलम जेलम के हवाले से, फिर कोहला हाइड्रो प्रोजेक्ट के हवाले से, ज़लज़ले के हवाले से। अभी तक वो बहुत सारे स्कूल हमारे तामीर नहीं हो सके, हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट का मामला था, हमारी कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला था, टूरिज़म के हवाले से बात की, जनरली जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की। उन्होंने कश्मीर के हवाले से हमें यही कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ हैं। और मैंने शुक्रिया भी अदा किया जो वज़ीर-ए-आज़म, जो वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पर तकरीर की UN जनरल असम्बली में, ये पाकिस्तान की वो पॉलिसी है। इसको जो सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा जनरल मुशर्रफ ने पहुँचाया था, जब उसने 4 पॉइंट एजेंडा डाला और वो जो रेजोल्यूशन से हट कर गया, तो उससे हमारा केस बड़ा ख़राब हो गया, वीक हो गया बाहर की दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। इसी हवाले से मैंने आज उनसे बात की, LOC के हवाले से उनसे बात की, जो लोगों के मसाइल हैं वहाँ पर, जो वक्तन फ़क्तन इंजन फायरिंग की वजह से जो परेशान रहते। तो ये इशूज़ थे। उन्होंने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान आपकी पूरी मदद करेगी। तो ये आज की गुफ्तगू की थी। बाकी मैंने तो लिहाजा एक खुशगवार माहौल के अंदर आपकी जो है ये मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, विदाउट एनी प्रोटोकॉल। मैं चूँकि खुला आदमी हूँ तो मैंने उससे खुली बात की, मैंने कोई बात छुपाई नहीं अपनी कि मैं दिल में रखूं कि दिल में कुछ हो रहा है और ज़ुबान पे कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मेरी इस बात को पसंद भी किया। कोई ख़ास बात वज़ीर आज़म ने आपके साथ की जो आप शेयर करना चाहते हो, जब आपने उनको कहा कि जी 4 पॉइंट एजेंडा जो मुशर्रफ साहब ने सामने रखा था उससे कश्मीर को काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके बारे में कोई ऐसी बात हुई? वो उनसे मैंने कहा था कि आप हमें एक वक्त दीजिए ताकि आपको आज़ाद कश्मीर के हम जो उसका अरेंजमेंट है ना, पॉलिटिकल या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ताकि हमको बता सके कि ऐसे तो वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसके तहत हम उसका हिस्सा नहीं है, उसके हम फेडरेटिंग यूनिट नहीं है। इस तरह के जो इशूज़ थे मैंने कहा था जी आपको कम से कम 1 घंटा वक्त देना चाहिए हमें, ताकि हम आपको सारी जो सूरत हाल है उससे अप्राइज कर सकें और बता सकें कि रिलेशन कैसे चलता है। उन्होंने मुझे कहा था कि बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको आज़ाद कश्मीर के दौरे की दावत भी दी है, तो इंशाल्लाह वो जब वहाँ पर आएंगे तो हम उनको अपनी सारी तफसील से बात बताएंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बाकी पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करूं, आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जब उनको बुलाया गया गद्दारी के मुकदमे के अंदर, तो आपने कहा जिस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़मों को गद्दारी के मुकदमों का सामना करना पड़े उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। ये क्या सोच के आपने कहा? क्योंकि गद्दारी का जो मुकदमा है वो तो एक पिटिशन दायर की गई ना, एक सिटीज़न ने गए और उन्होंने एक पिटिशन दायर की, खातून है उन्होंने की, आमना मलिक जिनका नाम है, तो उसके नतीजे में उनको ये गद्दारी का मुकदमा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे जी कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गद्दार है तो फिर बाकी कौन है इधर इस मुल्क के अंदर कि इसको आप कह सकें कि बड़ी नामुनासिब बात है वज़ीर आज़म पर इस तरह के इल्ज़ाम लगवाने। मुझे याद है कि वली खान साहब ने नेशनल असम्बली में एक दफ़ा कहा था भुट्टो साहब को, जब पाकिस्तान टूट गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई एक आदमी अपने बर्तन लेके बोरी में गधे पे जा रहा था, तो सामने एक आदमी खड़ा था, उसने डंडा मार के पूछा कि इसमें क्या है। उसने कहा दूसरा हमारा तो कुछ नहीं रहेगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि हमें इन बातों से परहेज़ करने। अब पता नहीं आमना मलिक साहिबा कौन है, इनकी क्या स्टैंडिंग है, क्या है, ये कौन है, खुद किया किसी के कहने पे किया। तो इस तरह वज़ीर आज़म को जो है ना अदालतों में घसीटना मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। कल ये किसी और पर भी लग सकता है इल्ज़ाम। अब हमें इन बातों से हटना चाहिए। हमें कश्मीरियों को एक सियासी तौर पर मुस्तक़िम पाकिस्तान, एक मजबूत इक़्तिसादी पाकिस्तान जो मेरा वकील हो सके बाहर, तो हमें तो ये चाहिए। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, इससे मुल्क के अंदर और अनारकी फैलती है, पोलराइजेशन बढ़ती है, और जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। बात यह है, जनरल साहब बैठे हैं, देखिए कि हिंदुस्तान ने रशिया के साथ वो S-400 की डील की 5 बिलियन डॉलर की, और शायद उसको अमेरिका वेवियर भी दे दे। अल्लाह चाइना के बारे में उसने कहा मैं पाबंदी लगाऊंगा जब उसने मिग खरीदे, उसे अपना SU-35 खरीदे। तो हमें अपने इर्द गिर्द हालात देखने चाहिए। हमारे हालात ठीक नहीं है, हमें बहुत सारे इस इश्यूज का मुकाबला, ईस्ट पर हमें प्रॉब्लम है, बॉर्डर पर हिंदुस्तान मतलब कि बहुत सारे इश्यूज का हमें सामना है, और हमें इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ वज़ीर आज़म को इस के अंदर नहीं घसीटना चाहिए कि गद्दार कौन है गद्दार कौन नहीं, चूंकि नेशनल इंटरेस्ट वो भी तो होता है कि आप वज़ीर आज़म को ना घसीटें और 2 वज़ीर आज़म को ना घसीटें इसके अंदर। मगर मुर्तज़ा सुलंगी साहब, दूसरा एक और भी आपको बताऊं, चूंकि पाकिस्तान का इशू है ना जी, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मेरा मनसब मुझे इसकी याद नहीं देता कि मैं पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स इस हसास इशूज़ पर या इस नाजुक इशूज़ पर कोई गुफ्तगू कर सकूँ। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, एक ज़माने में जब गद्दारी के मुकदमे चलते थे या गद्दारी के इल्ज़ाम लगते थे तो मीडिया उसको काफ़ी हाईलाइट करता था। इस बार मीडिया ने इसको ख़ास कोई हाईलाइट नहीं किया, इसकी क्या वजह है कि बार बार वो इल्ज़ामात लगते रहे, जिस तरह हम अपने पैकेज में भी हमने दिखाया। और दूसरी तरफ ये एक होता ना कि आप कहते रहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, मगर फिर जब शेर वाकई में आ जाता है तो किसी को कोई ख़बर नहीं होती। तो ये हो गया है गद्दारी के इल्ज़ामात के साथ भी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है
कि इसमें जो मीडिया हाउसेस की तरफ से सेंसरशिप और सेल्फ सेंसरशिप वो ज़्यादा है। आपने हाल ही में देखा, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी बहुत सारी तकारीर या तो नशर नहीं होती थी या लोग बोलते थे तो उस पर वो बीप आ जाती थी, वो आवाज़ें खामोश होती थी। आपने देखा कि बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं छपे, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल्स छापने से इनकार कर दिया, बाद में वो ऑनलाइन लोगों ने छापे, बहुत सारी चीज़ें सेंसर हुई। तो ये एक मेरे ख्याल में एक मुश्किल वक्त है मीडिया हाउसेस के लिए। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। आज भी इस्लामाबाद में जब आपके इल्म में है कि जो सहाफ़ी बरादरी है उन्होंने एहतजाज किया, तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक वजह है, वरना तो पाकिस्तान ख़बरों के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है, बुहरानों के हवाले से भी ज़रखेज़ है, बहुत सारी बातें जो है वो दब जाती हैं। तो फिर ये जो गद्दारी का मुकदमा है इसको सीरियसली नहीं लिया गया, कम से कम मीडिया ने सीरियसली नहीं लिया। बात यह है कि ये एक सीरियस मुकदमा तो नहीं है, तो उस हवाले से तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस हवाले से कि मुल्क के 2 साबिक वज़रा आज़म, जिनमें एक 3 दफ़ा बन चुके हैं वज़ीर आज़म रह चुके हों, उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा कोई आकर दाखिल कर दे, ये जिसको एक गैर संजीदा मुकदमे या फ्रिवलस लॉसूट्स जिनको कहते हैं, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बहुत है, उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो कानून होना चाहिए इसके खिलाफ, यकीनन उसके खिलाफ होना चाहिए। और इससे पहले के कानून बने, मैं समझता हूँ कि हमारे जो अदलिया में जो जज साहबान बैठे हैं वो बहुत संजीदा और मंजे हुए लोग हैं, उनको इस तरह के जो मुकदमे हैं उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, बात यह है कि ये मुकदमा जो है आमना मलिक ने शुरू किया, उन्होंने एक पिटिशन दायर की और इनका ताल्लुक है सिविल सोसाइटी नेटवर्क से, और ये इन्होंने पहली पिटिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं दायर की। उन्होंने जो पहली पिटिशन थी अगस्त 2017 के अंदर की थी 16 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉ मेकर्स के खिलाफ। उसके बाद फिर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ भी की, फिर अब शाहिद खाकान और मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी की। तो जाहिर है एक कोई ना कोई वेंडेटा तो नज़र आ रहा है। जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये पिटिशंस दायर करवाई जाती हैं या की जाती हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपका क्या ख्याल है कि इसे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी जिसके बारे में बार बार हम बात करते हैं, इसको धचका नहीं लगता कि 2 वज़ीर आज़म को आप कह रहे हैं कि जी वो तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं या गद्दार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, धचका तो उस वक्त लगता है जब ये इस तरह की लूज टॉक्स की जाती हैं, जब आप अब बड़ी छोटी सी बात है, मैं बाकी वजाहत बाद में करूँगा, कि अगर एक वज़ीर आज़म कहे कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो टेररिस्ट को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं, या वो लोग जिन पे इंटरनेशनली टेररिज्म का इल्ज़ाम है उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो बड़ा आसान हो जाता उस दूसरी गवर्नमेंट के लिए। मसलन इंडिया है, वो अगर ले जाता ये केस, मसलन हाफिज़ सईद से रेफरेंस मैंने आगे भी एक दिन डिस्कस किया था, मुर्जा साथ ही थे, कि यूनाइटेड नेशन ने हाफिज़ सईद को डिक्लेयर किया हुआ है टेररिस्ट, बैन भी लगाया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, और हमने उसको कंप्लाई भी किया हुआ है, हमारी इंटीरियर ने उसको कंप्लाई भी किया, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ही कह दे कि हुकूमत तो कंट्रोल करना चाहती है लेकिन आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारे सिक्योरिटी के अदारे जो हैं वो ये कर रहे हैं, तो दूसरे मुल्क के लिए सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। वो यूनाइटेड नेशन में खड़ा कर सकते हैं ये किस्सा और कह सकते हैं कि जी इस एजेंसी को आप रोग इंटेलिजेंस एजेंसी डिक्लेयर करके बैन कर दें, बंद कर दें, इस वजह से कि ये यूनाइटेड नेशन को डिफाई कर रही है, जबकि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रही। हुकूमत तो खुद रो रही है कि जी ये हम तो करना चाहते हैं, ये नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी डेंजरस गेम थी जो आपके मुल्क के लिए बड़ी तबाहकुन हो सकती थी। लेकिन किस्सा ये है, पहले मैं ये बात करूँ, आप ये कह रही हैं कि इस पर ज़्यादा हाइप नहीं हुई, ज़्यादा बात यह कि जो पहले गद्दारी के इल्ज़ाम लगते रहे वो हुकूमतें लगाती थी। वली खान वाला केस अभी राय साहब ने जिक्र किया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया था और वो दुरुस्त था। उसके इल्ज़ाम में इतनी सी भी कोई गलत चीज़ नहीं थी। आज किताब छपी हुई है, माफी होगी थी ना बाद में। नहीं, देखिए सिवाय जावेद हाशमी के किसी ने कोई भी सजा नहीं भुगती गद्दारी के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख तो ये है। ये कहना, देखिए जावेद हाशमी का हो सकता है कि किस्सा दुरुस्त हो कि उसने गद्दारी ना की हो और उस पर इल्ज़ाम लग गया हो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन वली खान की तो मैंने अब इंडिया के रॉ के चीफ जो उस वक्त का, उसकी किताब आ गई जिसमें उसने लिखा कि वली खान हमारे पास 1972 में आया
और उसने कहा कि जी कतर में आपने मशरकी पाकिस्तान तो अलहदा करा दिया, अब मेहरबानी करके पख्तूनिस्तान का भी हमारा काम करवा दें। और वो कहता है कि 1977 तक फिर हमसे राब्ते में रहा और पैसे लेता रहा। मुकदमा चला, अब ये चीजें जो हैं जनरल साहब, ये गद्दार हैं तो सही ना, नहीं मगर वो कायदा मुकदमा चला और उनको फिर उसके ऊपर माफी हो जाए, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। मगर जो आपने पहली बात की है ना, जो करंट मुकदमा है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। उस पर मैं जो वजाहत दूंगा वो ये है कि आर्मी ने इस किस्से के ऊपर जब डॉन लीक्स हुई थी जी, तो नवाज शरीफ साहब को ही कहा था कि जी आपके ऑफिस में ये वाकया हुआ है, आप इसकी इंक्वायरी करें और इस डिस्पोज ऑफ कर दें। जहां तक फौज का ताल्लुक है, वो डॉन लीग की इंक्वायरी के साथ वो केस डिस्पोज हो गया था। सो उसमें आर्मी उसके बाद, ये दूसरे डॉन लीग्स की आप बात कर रहे हैं, एक पहली थी एक दूसरी थी। नहीं असल तो पहली थी ना, ये किस्सा तो पहली में निकला, मुल्तान में भी हुई ना, तो दूसरी दफा जब उन्होंने मुल्तान वाला किया हाँ। तो वो उसी रेफरेंस से था ना कि जी ये बात हमने की तो आपने डॉन लीग्स बना मगर मुकदमा जो है वो दूसरी डॉन लीग्स के ऊपर चला ठीक है, जिसने किया वो किया होगा। लेकिन एक चीज वादे है कि आर्मी ने उसके ऊपर इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर से ही करवाई थी, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने तौर पे शवाहिद इकट्ठे किए हुए थे। लेकिन ये चीज चूंकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था सिटिंग, और ये मुनासिब नहीं लगता था कि इंटेलिजेंस अपने ऊपर क्या इंक्वायरी करता। उसने तो एक इंटरव्यू दिया था ना वजीर आजम ने। नहीं, उस वक्त इंटरव्यू का किस्सा नहीं था, उस वक्त ये हुआ नहीं, ठीक है, वो आप शुरू में जा रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, ठीक है। अब तो जब इंटरव्यू दिया देन ही वाज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, Yes, then he was a private citizen. That is correct. लेकिन वो उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो किया था, फैक्चुअली भी वो था कि वो प्लांटेड स्टोरी थी, वो कोई लीकेज नहीं थी। वो तो पहली स्टोरी थी ना, इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं दूसरी स्टोरी के ऊपर। तो वजीर आजम साहब जो इस तरफ जनरल साहब कह रहे हैं कि जी अगर आपके एक साबिक वजीर आजम जाके ये कह देते हैं कि यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं और 150 लोगों को मार देते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो एक तरीके से मवाद मिल जाता है हिंदुस्तान को कि वो ये इशू रेज करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर के जी पाकिस्तान के तो अपने साबिक वजीर आजम ये बात कह रहे हैं। ऐसा जी, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था मुल्तान में जब उसने इंटरव्यू दिया। अलबत्ता ये देखना है कि आर्टिकल 6 किस पर लगता है। वो तो जो मेरी मालूमात है वो तो जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है उसके बारे में है। अब ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है इन इशूज़ के अंदर। तो ये फिर बार बार इशू खड़े करके आप दूसरों को ये कहते हैं हाँ ये इशू है, तो ये बाज़ इशू जब अपनी मौत मर जाते हैं या कुछ लोग जो मुल्क के हमदर्द हैं, सिक्योरिटी वाले, दूसरे तीसरे, जब वो इन इशूज़ को पर ज़्यादा बात नहीं करते कि भाई वो इसको जाने दो, तो बार बार ज़िंदा करके जो है ना फिर उससे जो है वो ख़राबी पैदा होती है, फिर ये इशू दोबारा रेज कर जाता है और ये फिर एक इशूज़ पैदा हो जाते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि हमें इन इश्यूज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, इसको मुस्तहकम करने के लिए एक कौमी हमआहंगी की तरफ चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान मजबूत हो और जो इसका प्लेस है दुनिया की अक़वाम में वो हम हासिल कर लें। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, 21 करोड़ का मुल्क है, एटॉमिक पावर है, अल्लाह के फजल से 37 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अल्लाह ने उसको बड़ी एक ज़बरदस्त जगह पर इसको कायम किया हुआ है। तो हमें और तरफ जाना है, हमने हमारे इशूज़ और है, इससे हम डी ट्रैक हो जाते हैं या हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कुछ और काम करने हैं जो इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं। हमें जो डोमेस्टिक या जो फॉरेन नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कता कलामी माफ वज़ीर आज़म साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम आहंगी की ज़रूरत है और इसके लिए फिर हमें इन मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मगर सवाल ये है जब इस तरह के मुकदमे चल रहे होंगे और 2 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चल रहे होंगे, सिर्फ एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं चल रहे होंगे, तो फिर जाहिर है इसके ऊपर बातचीत तो होगी। 2 एक्स वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चल रहे होंगे। नाज़रीन इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गद्दारी के मुकदमात पे जो 2 आजकल वज़ीर आज़म जो हैं भुगत रहे हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ब्रेक से पहले जनरल अमजद शुएब साहब ने भी कहा देखिए गद्दारी के मुकदमे लगते रहे और माजी में कुछ लोगों के ऊपर लगे जो वो ये समझते हैं कि सही लगे। वज़ीर आज़म साहब हमारे कश्मीर के ये कहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए, इस इशू के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। मगर मुझे ये बताइए कि हम कैसे फोकस ना करें? अगर मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर तो फिर बात तो होगी इसके ऊपर। देखें, पहले तो वो जो बात कर रहे थे ना वली खान के हवाले से, जी मैं वली खान के हवाले से या पाकिस्तान के किसी रहनुमा के हवाले से मैं इंडिया के किसी किताब को कोई मुस्तनद नहीं मानता। अगर इसके बारे में मैंने किसी चीज़ को मानूंगा तो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर
हमने क्या तहकीक की, उससे क्या साबित हुआ, उसको मैं ज़्यादा अहमियत दूंगा इस बात के कि किसने क्या फुलझड़ी छोड़ी, उसकी क्या अहमियत है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर आगे ले जाऊं तो वो ये है कि वली खान और उनके साथी हैदराबाद जेल में थे जब मार्शल लॉ लगा। बिल्कुल। तो हमारे जो मर्द मोमिन, मर्द हक ज़ियाउल हक साहब थे, जिन्होंने मुखालफत की कि इन पे पाबंदी ना हटाएं और इनको आज़ाद ना करें, ये बात डॉक्यूमेंटेड है भुट्टो के साथ। बिल्कुल है। और फिर ख़ुद जाके चल के गए, वहाँ तशरीफ़ लेकर गए, उनको आज़ाद भी किया, वो मुकदमे भी ख़त्म किए जिनको गद्दार कहा जा रहा है, और जो लोग अफ़गानिस्तान में थे उनको भी बुलाया गया, आम माफ़ी भी हुई। तो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा कब चलेगा जिन्होंने कोट एंड कोट गद्दारों को आज़ाद किया? मगर देखिए मुशर्रफ के खिलाफ तो चल रहा है। और उनके खुद ज़ियाउल हक के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कब चलेगा? ऐवान सदर से उन तमाम लोगों के तस्वीरें उठाकर कब फेंकी जाएंगी जिन्होंने इस मुल्क के आइन को पामाल किया और इस मुल्क के साथ उस आर्टिकल 6 के तहत वाकई गद्दारी की जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला। अब नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इस पर हम सुबह से लेकर रात तक गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया कि जी फलां एजेंसी नहीं किया। उन्होंने एक सवाल उठाया, पहले वाले डॉन लीग में था। नहीं, पहले वाले डॉन लीग के तो मुकदमा ही नहीं है ना जनरल साहब। सेकंड जो दूसरा उन्होंने इंटरव्यू दिया है ना, उसके ऊपर मुकदमा है। वो डॉन लीग्स का मैं आपको मुकदमे की नौयत बता रही हूँ ना, जो मुकदमे की नौयत है। सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या हमारे जज हजरात को ये नहीं पता कि आर्टिकल 6 में क्या लिखा है, और जो कुछ लिखा है वो किसी इंटरव्यू के हवाले में फिट नहीं होता। वो बहुत वाज़ेह है कि वो लोग जो कि किसी एक आइनी हुकूमत को सबवर्ट करने की कोशिश करें, आइन को पामाल करने की कोशिश करें, उसमें मदद करें, उसमें इयानत करें, उसकी साजिश करें, वो बहुत वजाहत के साथ लिखा गया है। आप आर्टिकल 6 और 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने मजीद उसके अंदर तरमीम की है। अच्छा, ये जो इनका पॉइंट है जनरल साहब के जी, कभी मैं आऊंगी आपकी जानिब पर से जी, जो इन्होंने पॉइंट उठाया है कि किसी भी जनरल के ऊपर जिसने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, जिस तरह आर्टिकल 6 कहता है, उसके ऊपर तो मुकदमा कोई हतमी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी मुशर्रफ साहब के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, मगर जाहिर है वो मुल्क के अंदर नहीं है। तो फिर जो खान पे भी चलना चाहिए, यह खान पे भी सिविलियंस के ऊपर ये गद्दारी, सिर्फ सिविलियंस ही गद्दारी करते हैं। जो बात कर रहे हैं ये बुग़्ज़ आर्मी में कर रहे हैं, मसला कुछ और है। मसला ये है कि जो उस वक़्त के जिन लोगों ने ये किया, बिल्कुल काम गलत था, वो एब्रोगेशन, लेकिन उस वक़्त की अदालतों ने क्या किया, उनको उसकी वो नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको फ़ारग कर दिया। मैं कहता हूँ मुकदमे चलाएं, अगर आपने मुल्क साफ़ करना है, सुलंगी वाला हल नहीं है। हल ये है कि बेटर साथ हो। आज भी अगर कोई लगेगा माशाल्लाह आपको सियासतदान 1000 मिल जाएगा जो उनके साथ खड़ा हो जाए अपने मुफादात के लिए, मगर जो मार्शल लॉ लगाता है उसके तो पकड़ है ही नहीं। आज दिन तक दिया बेटर को तो पकड़ लिया आपने, मगर जिसने लगाया उसको खुली छुट्टी। देखो मुनीज़ा, तुम बात नहीं समझ रही। वो तो अब तो सारे बख्शे गए ना, ज़ियाउल हक ने भी अदालत से ले लिया, मुशर्रफ ने भी ले लिया, यूब खान ने भी ले लिया। लेकिन अगर किसी ने मुकदमा खोलना है उनके ऊपर, तो फिर बेटर के साथ खोलें, ताकि आपके अंदर हौसला हो कि हमने मुल्क को साफ करना है। आप जब सिर्फ ये बात करते हैं तो मुझे नजर आता है कि आप अपने बॉक्स में बात कर रहे हैं। ये नहीं, मैं मुशर्रफ के मुकदमात में मैं बिल्कुल हक में हूं कि उसमें होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 6 उसने अकेले ने कर लिया था। जाहिद अहमद जो साथ था, जिसने बना के ड्राफ्ट करके दिया, उसको मिनिस्टर बना के साथ रखा हुआ था मियां साहब ने, और कह रहे थे इस पर मुकदमा चला दो। ये चीजें जो हैं, ये मैं इत्तेफाक करता हूं, ये चीजें खराब करती हैं। उनके खिलाफ भी चला असलम बेग, मगर चल नहीं सकता ना। क्यों नहीं चल सकता? असलम बेग हमारा चीफ नहीं था, मुकदमा नहीं भुगत रहा। कितने वो लोग जिन्होंने पैसे लिए थे? क्या हुआ उस मुकदमा का? क्यों होगा? पैसे देखें, अगर मैं कहता हूं मैंने पैसे दिए तो लेने वाला सामने आए, अगर लेने वाला कोई नहीं है तो मैंने नहीं दिए। मुझे ये बताइए कि के अंदर कभी कोई जजेस या जनरलों के खिलाफ मुकदमे जो है वो मुझे आप एक एग्जांपल दे देना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं मुझे आज जिन्होंने लिया उनको सामने ले आए, वो भी भुगते हैं। अगर सजा नहीं होगी जर्नैल को तो मैं जिम्मेदार हूं। मगर सवाल ये है कि सवाल ये है कि अगर आप उनको मेहरान केस के अंदर सामने नहीं आए, क्या बना? इतनी मॉरल करेज नहीं है
कि वो कहे कि जी हाँ मैंने पैसे लिए थे। अगर जिस एफिडेविट पे आप पकड़ रहे हैं असलम बेग को, उसी एफिडेविट में सारों के नाम है कि किसने क्या क्या पैसे लिए, उसको तो शर्म नहीं है कि वो सामने आके आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इनसे इत्तेफाक कर रहा हूं। जो अमेंडेड आर्टिकल 6 है, जो आर्टिकल 6 में जिस तरह से तरमीम हो चुकी है, उसमें एडर्स अबेटर शामिल है। लेकिन मगर मुझे ये बताइए कि अबेटर्स के खिलाफ कहां से मुकदमे चलेंगे? ये मेहरान केस चल रहा है, कब से चल रहा है? ये मुनीज़े जिस केस पे आप बात कर रही हैं, गैर संजीदा किस्म की एक पिटीशन है ना, जिसका तो मगर इसके पीछे क्या है? मगर इसके पीछे क्या है? वज़ीर आज़म साहब, मुझे पता है कि आप पाकिस्तान के मामलात के अंदर बात नहीं करना चाहते, मगर मियां नवाज शरीफ साहब के आप करीबी दोस्त भी हैं। ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि मुकदमा जो पिटिशनर है उसको या किसी ने कहा कि पिटिशन करो या करवाया गया या उसने खुद किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? अब एक पार्टी को 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ वोट पड़ा हुआ है, उसके लीडर के कहने पर पड़ा हुआ है। अब बात यह है कि क्या वो सारे ऐसे हो गए? मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया में बेशुमार वाक़यात ऐसे हुए जहाँ लोग इन बातों को भूल कर, मैं एनआरओ की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन करता हूँ फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। लोग इकट्ठे होते हैं आपस में, बात करते हैं आपस में, एक दूसरे के खून के प्यासे इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग जंगें करते हैं, सिविल वार होती है, यमन में नहीं हुआ था, 2 फैक्शन थे, लड़ रहे थे, फिर वो एक ज़माने में इकट्ठे हुए थे, जब एक तरफ को सदर नासर सपोर्ट करते थे, दूसरे को शाह फैसल करते थे, फिर यमन की यूनिफिकेशन भी हो गई। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया में बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं दुनिया के अंदर कि हमें अपने आप को जो है ना गौर व फिक्र करना चाहिए, क्या इन तरह की बातों में उलझ कर हम मुल्क की कोई खिदमत कर रहे हैं या कोई इस मुल्क को उसको फ़ायदा होगा। मैं बसत मतलब ये एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, अभी सुलगी साहब ने बात की थी कि जनरल ज़िया-उल हक ने खुद उनको छोड़ा, उनको इसको वली खान साहब को। और बात यह है कि बाज़ किताबें लिखी जाती हैं, बाज़ अखबारात में लिखा जाता है फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तो उससे जो है ना इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं। हम पहले आधा मुल्क गंवा चुके हैं इसी तरह की बातें करते करते। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, तो इनसे कश्मीर के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। कश्मीर के आप वज़ीर आज़म हैं, तो अगर कश्मीर पे थोड़ी सी बात हो जाए। बात यह है कि जब तलखी होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो अक्सर हमारे जो कश्मीर भाई हैं मकबूजा कश्मीर से, वो ये कहते हैं कि उनकी जो जद्दोजहद है उसके ऊपर भी एक असर होता है। आप क्या समझते हैं कि जो तलखी हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और एक हवा उठी थी, एक माहौल बना था जहाँ पे पाकिस्तान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, आप क्या समझते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसका क्या असर हुआ है कश्मीर की जद्दोजहद पर? मैं अर्ज करूं, मैं वज़ीर ख़ारजा से मिला था उनसे जाने से पहले, तो मैंने उनसे कहा था कि हिंदुस्तान आपसे बात नहीं करेगा, उसको इलेक्शन आने। मोदी का एजेंडा ही बिल्कुल और है, डिफरेंट एजेंडा, मतलब वो कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हिंदुस्तान की। उनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसके तहत उसको फ़ायदा हुआ है सारी बात का, अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। उसको बात यह अमेरिका उसके पीछे है, वेस्ट उसके पीछे है, रशिया से भी उसके कोई इतने बुरे तल्लुकात नहीं। हमारा प्रॉब्लम होता है जब ये सेंट्रल एशिया, आपने कहा वो इस्लामी ब्लॉक बन गया, कुछ नहीं बना जी। वो लोग आकर फिर उसी में रुकावट डालते हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं होने दिया, सेंट्रल एशिया को कभी आगे आने ही नहीं दिया। तो मैं आपसे जो अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त में मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में अर्ज किया था, आज इमरान खान साहब की हुकूमत में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पोलिटिकल पार्टीज बैठें, इत्तेफाक राय करके कश्मीर इशू को दोबारा यूएन में ले जाएं। इस पर कोई शक नहीं कि आज के वो हालात नहीं जो पहले थे। लेकिन देखिए फ़लस्तीन का मसला भी तो हल नहीं हुआ ना अभी तक, लेकिन वो मसला उठता रहता है बार बार। तो आप किस तरीके से उसको उठाना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे? देखिए मैं आपसे करूँ, जो पहली रेजोल्यूशन थी उस पर रशिया ने नहीं उसको वीटो किया था, वो बाद में जब पाकिस्तान सेंट्रल सीटे का मेंबर बना तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम पैदा हुई, रशिया ने किया उसमें। पहले उसमें कोई मतलब वो यूनानिमसली जो है ना करारदादें पास होती रही इसके बारे में। और जो 57 की करारदाद थी, जब मौजूदा जम्मू कश्मीर की नामनाद असम्बली हिंदुस्तान से इला किया, तो यूएन की जो रेजोल्यूशन 91 है उसने उसको मुस्तरद किया, उसने कहा उसका निमल बदल नहीं है, तो इसको नहीं माना जा सकता। तो मैं आपसे अर्ज करूँ, हमें दोबारा जो है ना ये जाना चाहिए। अब देखिए ना यूएन की जो रिपोर्ट आई है, ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसको मैं आगे रखकर अलग, जो जनरल साहब ने बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यूक्रेन 350 साल रूस के कब्जे में रहा, अखराज आज़ाद हो गया। कश्मीरी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि उनके दिलो दिमाग पर कोई नहीं कब्जा कर सकते, जिस्म पर कर सकते, दिलो दिमाग पर नहीं। जैसे जनरल साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है कि जेन्युइन जो है इंडिजिनस मूवमेंट है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें
अब इसके लिए जो है ना नए इनिशिएटिव्स लेने हैं हुकूमत पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम जो है मैं आपसे कह रहा हूँ, हम आपस में लड़ रहे हैं इधर। नहीं, किस किस्म के नए इनिशिएटिव्स जो अब तक हम नहीं ले सके, वजीर आजम साहब हमें फिर से लेने चाहिए? फिर नहीं होता ना, किस किस्म के नए इनिशिएटिव्स हैं? आप एक सिर्फ कश्मीर कमेटी देख लें, मौलाना को रिश्वत में दी हुई थी, आपको एक्टिव कश्मीर कमेटी बनाई जो दुनिया में जाके कोई काम तो करे इस टॉपिक पे। यहाँ पे आपने राजा साहब ने जो बात की इंटरनेशनलाइज करने की, वो जो आप कह रही हैं इंटरनेशनल किया, हमने नहीं किया। हम अभी तक उसको एक बायलैटरल इशू के तौर पे चला रहे हैं जो शिमला एग्रीमेंट के तहत हम कर रहे थे। ये इंटरनेशनलाइज जो राजा साहब बात कर मलिया लोधी साहिबा ने पिछले साल भी इस इशू को टेक अप किया था। वो अलग बात है कि वो गलत तस्वीर दिखा गई थी और वो ओवरशैडो हो गई थी, मगर उन्होंने उसको भी करके आ गए। तकरीर से नहीं होता, तकरीर से नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप दोबारा जाके सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं इशू को कि जी हम बायलैटरली नहीं हल कर सके। वजीर आजम साहब, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? न्यूक्लियराइज हो गया सब कॉन्टिनेंट, आप इसमें तवज्जो दें। जी वजीर आजम साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जनरल साहब ने देखिए, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, वो जो एनुअल स्पीच होती है उससे मामला नहीं होता, आपको इशू सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना, जो सबसे बड़ा इदारा है वहां पर। जनरल असेंबली में तो एक वो उसका उस तरह के उसके नहीं है, उसका कि जनरल असेंबली की कोई करारदाद जो पास हुई उस पर कोई अमल होगा, वो सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। तो हमें सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए कि ये इस इशू से जो है इस मुल्क के अंदर, इस खिते, सारे खिते के अंदर खतरा है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, ये दुनिया की जिम्मेदारी है ये। तो हो सकता है हमें पहले कोई इसमें इतनी खास जो है मैं ना हो सके इसमें पिजराई, लेकिन मैं बार बार इसको प्रेस करना है, इसको वो जिस तरह कह रहा हूं मैं कि शिमला एग्रीमेंट से ये दो तरफा बन गया, बायलैटरल बन गया, इसको मैंने इंटरनेशनलाइज करना, ये होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा ये, मतलब ये जेन्युइन एक तहरीक है और ये होगी। मैं जी मगर मुर्तज़ा सुलंगी साहब, बात यह है कि जब ये कहा जाता है कि हम इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेके जाएं तो पाकिस्तान का जो अपना वेट है उसको भी काउंट किया जाएगा। आप भी यूएन जनरल असेंबली में मेरे साथ थे कुछ साल पहले, मैं इस साल भी गई थी। पाकिस्तान का वेट अनफॉर्चुनेटली कम होता गया है यूएन जनरल असेंबली के अंदर और हिंदुस्तान का वेट ज़्यादा बढ़ता गया है, इसलिए चूँकि हम तजारत नहीं कर पाए, इकोनॉमिकली हम सही अपने मुल्क को नहीं चला पाए। अब सवाल ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ पे ऑलरेडी उनकी नज़रें मिडिल ईस्ट के ऊपर हैं, क्या हम किस पोजीशन के अंदर फिर हम इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा सकते हैं? देखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हम पता नहीं क्या समझते हैं। जब अमेरिका इराक में गया तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद से गया था? बिल्कुल नहीं, ताकत से गया था। भारत जो है वहाँ पर कितनी गुर्बत है, कितने मसाइल हैं, कितनी जो अक़लियतें हैं, उनके साथ कितने मज़ालिम हैं, इंसानी हुकूक की कितनी पामाली है, बिल्कुल है। उस तमाम चीज़ों के बावजूद तमाम, और मोदी वो आदमी जिसको वीज़ा नहीं मिलता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गुजरात के ऊपर। बात यह है कि हम ये कब समझेंगे कि पाकिस्तान को अंदर से मजबूत किए बगैर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। ये ज़रूरी है कि ये मुल्क सियासी तौर पर मुस्तहकम हो, मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो। अच्छा। जितना हम अंदर से मजबूत होंगे उतनी हमारी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी। अब ये आपने अहम बात की है। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल, जब हम कहते हैं कि जी हम अंदर से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें तजारत करनी पड़ेगी। अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपने तजारत करनी है तो अपने हमसाए मुल्कों के साथ आपको करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है। मकबूजा कश्मीर के मीर वाइस उमर फारूक भी हमें कह चुके हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तलखी होती है, उसका असर पड़ता है हमारी जद्दोजहद के ऊपर। मगर जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हैं गए हैं यहाँ से, उन्होंने यही कहा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हमें दोस्ती नहीं करने देती। ये इंडिया कहता है, दोस्ती नहीं करने देती हिंदुस्तान के साथ। अगर हम इस बात पे यकीन करते हैं तो मेरा ख्याल हमारे लिए शर्म। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह चुकी हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। ये इंडिया का नैरेटिव था। इंडिया आपसे क्रिकेट मैच तो खेलता नहीं, हॉकी मैच आपसे नहीं खेलता। आपके यहाँ से कपड़े गए वहां पे जो आपने डिजाइनर्स क्लोथ लोगों ने दुकानों से निकाल के बाहर जलाए। ये तो मोदी हुकूमत की जिसकी भी हुकूमत हो, पहले भी ये चीजें होती रही हैं। आप वहां पे इलेक्शन देख ले, वो सारा एंटी पाकिस्तान स्लोगन पे लड़ा जाता है। बात तो सही है। आप कौन सी दोस्ती की बात कर रही हैं? यहां कोई रोकता है? पाकिस्तान में सिद्धू आया, भी देखें, यहां गले मिलते रहे लोग, उधर जाके उसकी जिंदगी अजाब हो गई। आप अपने आप का पर्सपेक्टिव दुरुस्त करें। आपने सब इंडियन नैरेटिव खरीद के और उसके बाद आप चल पड़े कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रही हैं। आपको पता है कि इंडिया आपके क्रिकेट मैच नहीं खेलता आपसे। इंडिया का नैरेटिव की बात नहीं है, बात ये है कि हमने अपने मुल्क को कैसे दुरुस्त करना है। हमें फैक्ट से कौन आंखें चुरा सकता है कि इंडिया आपसे मैच तक नहीं खेलता?
ये आज की बात नहीं है, ये कांग्रेस के वक्तों की बात है। नहीं, कांग्रेस के वक्तों की बात नहीं है, बात ये है कि आपको दोस्ती का एक माहौल भी तो बनाना होता है ना। तो माहौल मैंने बनाना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मोदी हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। यहाँ कभी इंडिया से कोई आया है, वापस गया, उसने जाके तारीफ किया कि पाकिस्तानियों ने मोहब्बत दी है। यहां कभी नफरत है ही नहीं। टीवी के प्रोग्राम में यहां कुछ अर्सा पहले मेरे साथ मणिशंकर अय्यार थे टेलीफोन पे उधर से, उसने कहा भूल जाएं जब तक मोदी बैठा हुआ यहाँ पे, कोई दोस्ती नहीं। नहीं, बात सही है। तो वज़ीर आज़म साहब देखिए, एक बात तो इनकी सही है, मोदी सरकार की तो कोई इरादा नहीं किसी किस्म की भी दोस्ती करने का, मगर उस माहौल के अंदर फिर हम कैसे मामलात बेहतर कर सकते हैं, हम वही करेंगे जितना कर सकते हैं, और अमन के लिए राह हमवार कैसे कर सकते हैं। क्या अगली हुकूमत का हम इंतजार करें, या आपको लगता है आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की भी कोई जरूरत है? हिंदुस्तान के साथ तब आप कश्मीर पर बात करें जब वो कश्मीर को मुतनाज़ा मसला तस्लीम करे, कश्मीरियों को फरीक तस्लीम करे, फिर जाकर हिंदुस्तान के साथ बामल बात हो। इसके अलावा जो इश्यूज़ है, मसलन सियाचिन है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उसी के साथ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। बाकी रह गया सरकरी का मामला, आपका कोई तजारत में, आप बेशक करिए सारी बातें। कश्मीरी पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के तैयार है कि पाकिस्तान पर से प्रेशर कम हो दुनिया का। आप कश्मीर को मतलब उस पर बात ना करें, उनके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बता दें कि कश्मीर इशू पर इस तरह बात होगी तो हम आपसे बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बायलैटरल बात करते हैं तो उस पर कश्मीर इशू भी होता है, फलानी तो हिंदुस्तान बात करता नहीं है, तो बाहर से दुनिया में बड़ी वाह होती है, पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में इकट्ठे होकर इन इशूज़ को रिजॉल्व करने बात, लेकिन होता नहीं है, तो फिर वो सारा इंडिया पर से प्रेशर ख़त्म हो जाता है। कश्मीर के बारे में आप बिल्कुल एक अलग नैरेटिव रखें कि इस पर तब जब तक इस तरह नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे, और बात भी यही सही है। तो उसमें मेरी गुजारिश ये है कि हम जो बात कर रहे थे, जो इश्यूज़ पर बात कर रहे थे, वही बात है कि इस सियासी तौर पर मुस्तकम पाकिस्तान ही मेरा अच्छा वकील हो सकता है। एक इक़्तिसादी तौर पर मैं अभी जाऊँगा 4 नवंबर को, फिर जाना हमने वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जाना। हम 2 साल से जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो है ना नैरेटिव जो है वहाँ पर बयान, उसको पजीराई भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं लंदन में था, ट्रंप ने जब पाबंदी लगाई 7 ममालिक पर, तो 2 दिन में 18 लाख ईमेल्स गई उनके पार्लियामेंट के मेंबर को कि ट्रीजा मे को इसको ना दे, उस माशरे के अंदर जाने, लेकिन अपना केस तो पेश करे ना। केस ही पेश ना करे तो कौन आपकी बात मानेगा? मतलब कैसे होगा? मैं बात ही ना करूं तो मेरी बात कौन सुनेगा? इसके लिए जरूरी है कि कश्मीरियों को, मैं मसलन वो बात चली थी अभी, इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान तोड़ रही थी तो उसने जयप्रकाश नारायण जो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, उसको उस पार्लियामेंट्री वफ्द का लीडर बनाकर भेजा सारी दुनिया के अंदर। आप ही ऐसा करें, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को इस इशू का पता है, इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ का पता है, जनरल साहब उसका दर जाए और इस तरह के लोग उधर जाए, बाहर जाए, दुनिया को समझा सकें कि भाई ये मसला है, इस तरह का बनाइए आप। और साथ ही साथ कोई ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि जिसमें हम कहते हैं जी आज़ाद हुकूमत राज से जम्मू कश्मीर, भाई इसको किसी का बात करने का तो मौका दो ना, कि ये जाकर, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, अगर आप मुझे उधर यूरोपियन यूनियन में खड़ा करेंगे एक तरफ, और एक तरफ से वज़ीर ख़ारजा साहब को, कुरैशी साहब को, लोग मेरी बात सुनेंगे कि असल फरीक ये है, ये उस इलाके का, इसकी बात सुनो, ये क्या कहता है। हम पर एतबार कीजिए, एतमाद कीजिए। अब इतने नालायक नहीं है कि पाकिस्तान के उसको उधर कोई नुकसान पहुंचने देंगे या हिंदुस्तान ताकतवर हो जाएगा। हम एक हमायत में उठकर इस मुल्क के वतन अजीज पाकिस्तान की बात करेंगे, अल्लाह के फजल करम से। कश्मीरियों को फरीक बनाने की ज़रूरत है, कहना है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब का, और उनको आवाज़ देने की ज़रूरत है, उनको प्लेटफॉर्म्स देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बात मुस्बत तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पे कर सकें। राजा फारूक हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, अमजद शुएब साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।